Welcome to Candid Guftagu channel where we have some small candid conversations with various industry experts. In this Guftagu, we will be talking on mental health and other problems faced by today's youth. Our speaker, Mrs. Anjali Dhanurkar, Deputy Collector of Chhatrapati Sambhajinagar, will be highlighting some important points that are boosting up this problem. मच मैम कि आपने इस कैंडिड गुफ्तगू के लिए हाँ बोला। वेलकम संजल। टॉपिक ही ऐसा था कि मुझे इसमें आना ही था। सो मैम, आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यूथ में, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? एक तो मुझे पहले संजल ये लगता है कि उनकी सस्टेनेबिलिटी बहुत ही कम हो गई है। कि पहले जैसे होता था कि बहुत सारे प्रॉब्लम बचपन से आया करते थे और वो फेस भी करते थे, पर अभी क्या हुआ है कि हर घर में एक या दो ही बच्चे हैं और माँ बाप भी लगे रहते हैं उनकी हर एक ख्वाहिश पूरी करने में। तो अगर कुछ अपने मन के हिसाब से नहीं चला तो वो सस्टेन करने की एबिलिटी उनमें बिल्कुल ही नहीं है, तो वो इमीडिएटली फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। ओके मैम, ये देखा है कि जो पहले की जनरेशन थी और जो आज की जनरेशन है उनमें बहुत डिफरेंस है। पहले के जनरेशन वाले लोग मेंटली बहुत स्टेबल और हेल्दी थे, मतलब उनको प्रॉब्लम्स वगैरह इतनी उन पर बम्बार्ड नहीं होती थी। लेकिन आज के जनरेशन में ये देखा जा रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो बहुत जल्दी डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग जोन में जा रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? पहले जैसे मैंने कहा था ना कि जॉइंट फैमिलीज रहा करती थी, तो वो उन्हें लगता था कि हमारे फैमिली में ही हमें सोल्यूशन मिल सकता है, और ये भी उन्हें लगता था कि इतने सारे फैमिली मेम्बर्स हमारे बैकिंग के लिए है, तो कोई भी प्रॉब्लम मुझे छू ही नहीं सकता। ये कॉन्फिडेंस लेवल उनका इतना ज़्यादा था कि इस तरह से फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पर अभी कैसे हुआ है कि रेस बहुत बढ़ गई है, हर किसी को फर्स्ट ही आना है, सेकंड किसी को भी नहीं चलता। और ये तो होने वाला नहीं है, कोई ना कोई मतलब फर्स्ट जगह पे तो कोई एक ही रहने वाला है। तो बाकी के लोग जो है तो वो मेंटली उतने स्टबन बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पहले से ही इतने अच्छी तरह से घर में ही पाला पोसा गया है कि उनके मन के हिसाब से अगर नहीं चला तो वो बिल्कुल ही नहीं उस पर गंवार कर, मतलब उस पर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते या खुद को पचा नहीं सकते कि इस तरह से भी हो सकता है, इसलिए। ओके मैम, जैसे अभी आपने बोला कि फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल होता है इस बच्चों की अपब्रिंगिंग या उनके लाइफ के अंदर, तो एक ऐसा भी हो सकता है ना कि आजकल का जो यूथ है वो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में कंफर्टेबल फील नहीं होता है। Yes. तो क्या ये कम्युनिकेशन गैप बिटवीन फैमिली और यूथ भी कहीं ना कहीं रीज़न हो सकता है इस मेंटल स्ट्रेस के लिए? यस संजय, ये बहुत बढ़िया कहा है तुमने कि कम्युनिकेशन गैप फैमिली में और उनके आगे आने वाली जो पीढ़ी है, मतलब उनके बच्चे ही, उनमें बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप तो है ही। जैसे हम बोलते हैं कि जनरेशन गैप भी है, तो वो जनरेशन गैप भी बहुत बड़ा हो चुका है, सिर्फ एक ही जनरेशन का नहीं रहा है, वो भी गैप का दौरा मतलब बहुत बढ़ चुका है। इसलिए फैमिली मेम्बर्स होने के नाते भी वो एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से खुलकर बात नहीं करते। तो इससे वही होता है कि बच्चों के दिल में क्या चाहिए, या फिर अपनी आकांक्षाएं जब पेरेंट्स उन पर थोपते हैं कि तुझे ये बनना है, ये करना है, या फिर मेरा बिजनेस है, बिजनेस ही आगे संभालना है, या फिर ऐसे ही डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो बच्चे भी खुलकर बोल नहीं पाते कि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, और उनका सुना भी नहीं जाता, ये भी उनको पता रहता है। सो दोनों तरफ से भी है कि ये बच्चों ने भी फिर से अपनी बात बोलने के लिए कम्युनिकेशन स्किल अपनाना चाहिए, और पेरेंट्स ने भी उनका सुन लेना चाहिए। उनको एटलीस्ट लगता क्या है, डिसीजन कौन सा भी ले लो, वो चर्चा के बाद में निकल आना चाहिए, ऐसे किसी पे थोपा नहीं जाना चाहिए। तो ये कम्युनिकेशन गैप, जनरेशन गैप, इसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो मैम, इस चीज़ को कम्युनिकेशन गैप कम करने के लिए पेरेंट्स और बच्चों ने ऐसी क्या टेक्निक्स अप्लाई करनी चाहिए अपने लाइफ के अंदर, या आप उनको से क्या सजेस्ट कर सकते हो? एक तो मुझे ऐसे लगता है संजय कि फैमिली में बातचीत ही बहुत कम हो चुकी है, हर कोई वर्किंग है, इसलिए पेरेंट्स भी 8, 10, 12 घंटे बाहर रहते हैं, बच्चे भी कोई ना कोई क्लासेस करते रहते तो वो भी बाहर रहते हैं, और शाम को जब घर आते हैं या रात को जब घर आते हैं तब हर किसी के हाथ में मोबाइल, टैब या टीवी रहता है, तो वो बातचीत करते ही नहीं है ना। तो एटलीस्ट 1-2 घंटे तो भी हमने अगर मोबाइल को पूरी तरह से बैन कर दिया कि ये 2 घंटे में मोबाइल नहीं होगा, भले ही हमें कुछ बातचीत नहीं करनी भी हो तो भी हम बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन मोबाइल भी हाथ में नहीं लेंगे, तो अपने आप कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, अपने आप चर्चा होती है, खुल के बातें होती है,
और फिर बड़े लोग तो इस तरह से जानते हैं कि एक्सप्रेशन से भी उन्हें पता चल सकता है कि इस बच्चे के दिल में क्या चल रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन में जा रहा है या कोई प्रॉब्लम उसे सता रहा है। पर अभी क्या है कि वो ऑब्जर्व करते ही नहीं ना, एक दूसरे को देखते ही नहीं उनकी तरफ, हर कोई मोबाइल में देख रहा है। तो कम्युनिकेशन गैप हटाने के लिए गैजेट्स का हटना बहुत ज़रूरी मुझे लगता है। एंड मैम ऐसा देखा गया है कि अगर फैमिली डिसाइड करे कि एटलीस्ट वो दिन का एक मील अगर वो साथ में करते Yes. हैं, भले वो लंच हो या डिनर हो, डिनर के टाइम पे तो सभी लाइक अपनी क्लास और ऑफिस से आ जाते हैं, तो ये भी काफ़ी एक मतलब एक बड़ा हेल्प कर सकता है। इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगी संजय, मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा फैमिली के बारे में पढ़ा था कि उनके सभी परिवार वाले जो है दिन भर तो अपना अपना काम करते हैं, पर जब शाम में घर पे आते हैं ना तो उनकी वो दादी जो है तो उनके पास एक ऐसे बास्केट जैसा है, तो हर कोई आने के बाद उस बास्केट में अपना मोबाइल डाल देता है। फिर 2 घंटे बहुत आराम से बातचीत होती है, खाना वाना सब होता है, और 2 घंटे के बाद हर कोई अपना मोबाइल उठा के अपने अपने रूम में जाता है, फिर उसे क्या करना है करता है। तो मुझे क्या लगता है, यहाँ पे अगर किसी को बोलो ना कि मोबाइल या गैजेट से ज़रा दूर रहो, तो वो बोलते हैं कि अरे हमारा पूरा लाइफ ही उस पर डिपेंड है। तो जब इतने कोट्याधीश होने के बाद भी महिंद्रा एंड महिंद्रा वालों को फ़र्क नहीं पड़ता 2 घंटे मोबाइल से दूर रहने के लिए, तो इनको तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हम ही मोबाइल के ट्रैप में आ गए हैं, तो उसे तो दूर निकलना ही होगा। राइट मैम, जैसे आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया है, तो क्या सोशल मीडिया और सोशल मीडिया लाइफ भी कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को बूस्ट कर रही Yes. है? डेफिनेटली, ये तो मैं पूरी तरह से एग्री करती हूँ। कैसे होता है संजय, जब हम फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर ऐसा कुछ भी देखते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज़, बहुत अच्छे अच्छे कपल्स दिखते हैं कि कोई हमारी ही फ्रेंड है, बहुत स्विट्ज़रलैंड गई है या कहीं और दूसरी तरफ गई है, तो हमें भी ऐसे लगता है कि अरे देखो वो कितने मज़े कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे। पर मतलब ये भी हो सकता है कि सच में वो बहुत हैप्पी कपल हो, पर बहुत बार ऐसे होता है ना कि अगर झगड़ा हुआ है तो वो झगड़े की थोड़ी ना कोई पिक्चर डालेगा। तो ऐसे भी हो सकता है कि झगड़ा करके वो दोनों स्विट्ज़रलैंड गए हैं, वहाँ भी झगड़ा उनका चालू था, पर जैसे ही कैमरा ऑन हुआ या फ़ोटो लेने के किसी ने कहा तो एकदम स्माइल कर दिया। तो वो स्माइल के पीछे क्या है ये देखते नहीं है, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि ठीक है ना, उसे स्विट्ज़रलैंड जाना पसंद है, वो वहाँ पे गई है। तुम्हें अगर तुम्हारे लेजर टाइम में बुक पढ़ना पसंद है तो तुम वो करो ना। इसका मतलब ये नहीं है ना कि स्विट्ज़रलैंड जो जाएंगे या फिर बाहर एंजॉय करने के लिए ट्रिप पर जो जाएंगे वही सिर्फ एंजॉय करते हैं, हम नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। ये सोशल मीडिया की वजह से क्या हुआ है कि हमें असल में क्या चाहिए ये हम खुद को पूछते ही नहीं। बाकी सारे लोग क्या कर रहे हैं और वहाँ पे हम कहाँ तक फिट बैठ रहे हैं, और अगर वहाँ पे फिट नहीं बैठते हैं तो हम कुछ इन्फीरियर फील करते हैं। फिर इस तरह से बातें होती है कि डिप्रेशन में जाना या फिर लाइफ में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरा लाइफ फालतू है, इस तरह से बातें दिमाग में आना ऐसे चलता है। मतलब कहीं ना कहीं कंपैरिजन ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा हो रहा है सोशल मीडिया की तरफ से। तो मैम जब ऐसे थॉट आते हैं कि हम लोगों की लाइफ देखते हैं तो बहुत हैपनिंग लगती है, लेकिन अपने को उसके पीछे की स्टोरी नहीं पता। माइट भी वो कोई स्ट्रगल फेस से जा रहा हो, बट वो सोशल मीडिया पे तो अपनी बेस्ट लाइफ ही पोर्ट्रे करेगा। तो मैम ये थॉट को अपन कैसे निकाल सकते हैं और पॉजिटिविटी पाथ बना सकते हैं, क्योंकि कंपैरिजन कहीं ना कहीं एक रीज़न हो रहा है। सही बात, इस चीज़ का ओवर थिंकिंग वगैरह का। यस, तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले हमको कंपैरिजन छोड़ देना चाहिए। अरे हम यूनिक है ना, हमारे जैसे तो कोई भी कुछ भी नहीं है, और हम तो जिंदा दिल है, यूनिक है। तो कोई दूसरा क्या कर रहा है इससे हमें क्या लेना देना है। हमें खुद को क्या चाहिए ये अगर हम सोचते हैं और उसके लिए डिसीजंस कुछ लेते हैं कि मुझे ये मेरा एम है, वहाँ तक जाना है, तो इन स्टेप से मुझे गुजरना है, तो उस तरह से हमें फॉलो करना चाहिए। बाकी के लोग उनके लाइफ में उनके हिसाब से कितने सक्सेसफुल होते हैं ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है ना। हमें हमारे लाइफ से क्या चाहिए और उस हद तक हम जा पाते हैं कि नहीं जा पाते, ये देखना ज़रूरी है। यहाँ पे ना एक ज़रा सा मैं और बोलना चाहूँगी संजय, मेरा बेटा जब फर्स्ट में था ना, फर्स्ट मतलब एक 5-6 ईयर ओल्ड ओनली, तो उसमें एक मैंने पोएम पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं हर जगह बोलती हूँ कि ये बात ध्यान में रखो। तो छोटा सा बच्चा क्या बोलता है कि मेरा चेहरा शायद मेरी माँ जैसा होगा, मेरे बाल शायद मेरे पापा जैसे होंगे, मेरी ड्राइंग शायद मेरी दीदी जैसा होगा, पर फिर भी मैं यूनिक हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जिस तरह से हंसता हूँ उस तरह से कोई नहीं हंसता।
जिस तरह से बोलता हूँ, जिस तरह से चलता हूँ, उस तरह से कोई भी बोलता नहीं है, चलता नहीं है। तो इतनी सारी नेचुरल बातों के लिए वो खुद को यूनिक मानता है। हम तो अब बहुत अच्छी तरह से डेवलप कर चुके हैं खुद को, मैच्योर भी हो चुके हैं वो छोटे बच्चे से ज़्यादा। तो बहुत सारी क्वालिटी स्किल्स हमने पा लिए हैं। उसके बेस पर तो अभी तो मान लो कि तुम यूनिक हो और कंपैरिजन छोड़ दो। मैम ऐसा देखा गया है कि आज का जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है और कहीं ना कहीं इस वजह से वो शॉर्ट टेम्पर भी हो रहा है। जैसे उन्होंने कुछ मेरे को ये चीज़ करनी है, उनसे वो हो नहीं पाती है, तो रैदर देन ट्राइंग इट अगेन वो क्या होते हैं, मतलब वो पेशेंस ही खो देते कि मुझसे तो होने ही नहीं वाला है। तो मैम ये भी एक नेचर ट्रेट क्यों बन रहा है आज के युद्ध में? पहले संजल जब हम खेलते थे ना, ग्राउंड पे खेलते थे। अभी तुम बच्चे क्या करते हो, क्रिकेट फुटबॉल सब खेलते हो, लेकिन वो मोबाइल पे खेलते हो। तो क्या है कि हम जब खेलते थे तब ये सारे जो गुण है ना वो हम में आ जाते थे ऑटोमेटिकली, क्योंकि इमीडिएटली सक्सेस वहाँ पे नहीं मिलता था। कुछ ना कुछ भागम भागा करना पड़ता था या फिर कभी कभी फेल भी होना पड़ता था। तो उस खेलों के दरमियान हमें पता चलता था कि अभी हम फेल हुए तो कुछ भी नहीं हुआ है, अगर हम फिर से ट्राई करते हैं तो हम जीत सकते हैं। तो दुर्भाग्यवश अभी इन तरह के खेल ही नहीं रहे हैं और जहाँ भी कोई है वो अपने अपने गेम खुद खेलता है और खुद वहाँ पे विजेता होता है। तो यही आदत बचपन से लगती है कि जहाँ भी मैं हूँ तो विक्ट्री मेरी ही होगी, पर असल लाइफ में ऐसे नहीं होने वाला ना। तो इसलिए पेशेंस बिल्कुल ही नहीं रहता। और अभी क्या है, 2 मिनट्स मैगी का ज़माना है, पर 2 मिनट्स में सिर्फ मैगी ही हो सकती है और वो भी कितनी अनहेल्दी है हम सब जानते हैं। तो ऐसे इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए, ये बात ध्यान में रखना, यही तो गलत बात है कि जिसे जितना टाइम लगता है उतना तो टाइम लगेगा ही। एक छोटा सा बच्चा जो है वो इमीडिएटली मैराथन रन कर सकता है कि नहीं, वो तो ठीक से चल भी नहीं सकता। पर फिर वो खुद को नहीं बोलता ना कि अरे मैं तो सीधा चल भी नहीं सकता, अभी तो मैं मतलब बिना सहारे चल पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। वो सोचता नहीं है, इसलिए चलता है, भागता है और फिर बड़े होने के बाद मैराथन में भी जा सकता है। पर जब ज़रा सा बड़े होते हैं ना ये मतलब हम सब, तो ये कहीं तो भी छूट जाता है कि ज़रा सा स्ट्रगल करने के बाद विक्ट्री मिलेगी, ये छूट जाता है, इसलिए वो इम्पेशेंट रहते हैं। ओके सो मैम अभी पीयर प्रेशर मतलब साथियों का दबाव ये हर कॉलेज गोइंग बच्चा फेस कहीं ना कहीं करता है, तो इस चीज़ से हम कैसे टैकल कर सके? बिकॉज आपके जो आसपास के लोग हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार आपको पॉजिटिव वे में ही गाइड करें। कभी कभी वो कुछ नेगेटिव वे में भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। मतलब एज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट उसने वो चीज़ को कैसे दिमाग में रखना चाहिए कि जो अपने आसपास का इन्फ्लुएंस है ज़रूरी नहीं है कि मेरे को उस तरफ ही जाना है, मेरे को खुद पे एक सेल्फ कंट्रोल कैसे रख सकता है? कैसे है संजल कि अगर हमारी खुद की आइडियाज़ क्लियर नहीं है ना तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। अगर हमारी खुद की आइडियाज़ क्लियर है, मतलब अगर मानो कि कोई एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, उसे बहुत अच्छे से सिंगर बनना है, तो कॉलेज में टॉप कौन करता है, क्लास में टॉप कौन करता है या फिर स्टेट में टॉप कौन करता है, इससे उसे कुछ लेना देना नहीं है ना, क्योंकि उसका तो ड्रीम है कि मुझे बहुत अच्छा सिंगर बनना है, तो वो उसमें प्रैक्टिस करेगा। तो पहले जैसे हम शुरू से बोल रहे हैं कि कंपैरिजन छोड़ना ही होगा। दूसरी बात, हमारी आइडियाज़ खुद की क्लियर होनी चाहिए, हमें जहाँ जाना है वो हमारे आसपास के यही जो है। तो ये बाकी सारा प्रेशर जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली आता है, तो उससे हमें छुटकारा मिल सकता है। ओके, लाइक खुद का एक क्लियर गोल चाहिए लाइफ का। अगर खुद की ही क्लैरिटी नहीं है तो कोई किधर भी ढकेलेगा तो वो वहाँ पे चला जाएगा ना, फिर लास्ट में तो उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा कि मैंने तो हासिल कुछ भी नहीं किया है। राइट मैम अभी जैसे कि होता है कि कोई भी प्रोसेस होता है दैट स्टार्ट विद द थॉट, तो एक माइंडसेट, एक अच्छे माइंडसेट का लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस होता है? बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है संजय। उसके लिए ना मैं एक विक्टर फ्रैंकल जो साइकोलॉजिस्ट थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो नाजी की कैद में वो थे और बहुत सारे कंसंट्रेशन कैंप में 6 कंसंट्रेशन कैंप ऐसे थे कि वहाँ पे बहुत ही यातनाएं दी जाती थी सबसे ज़्यादा। तो उसमें से ऑश्विट्ज़ की जो कंसंट्रेशन कैंप थी उसमें ये खुद थे, पर फिर भी उन्होंने खुद को तो बहुत अच्छे से संभाला ही, बाकी उनके आसपास के जो लोग थे उन्हें भी बहुत अच्छे से डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए उन्होंने वहाँ पे भी बहुत अच्छे से प्रयत्न किया। और जब आखिर में वो छूटे हैं, मतलब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया और उनकी मतलब वो छूट गए,
तो उसके बाद भी उन्हें काउंसलिंग शुरू कर दिया। तो इसका बेस कौन सा थॉट था संजय? वो खुद ये कहते थे कि परिस्थिति कैसे भी हो, हमसे कुछ भी छीना जा सकता है। मतलब मानो कि उनसे कपड़े तक छीन गए थे, हाँ, कुछ भी न उनको नहीं दिया गया था। तो वो बोलते हैं हमसे कुछ भी कोई भी छीन सकता है, लेकिन हम उसके बारे में किस तरह से थिंक करें, किस तरह से विचार करें, ये हमारा विचार का स्वातंत्र कोई भी नहीं छीन सकता। इसलिए हमें परिस्थिति कैसे भी हो, हमारे विचार पॉजिटिव रखने चाहिए। तो मैं इस बारे में यही बोलूँगी कि ठीक है, परिस्थितियाँ बहुत सारी आपकी एग्जाम मतलब परीक्षाएं लेंगी या फिर आपको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर फिर भी आप फर्म हो कि कुछ भी हो मुझे करना है। जैसे मराठी में बोलते हैं ना कि लाथ मारे तिथे पानी काढेन, कि मेरे पैर में उतना दम है, कहीं भी जाऊँ तो मैं पानी निकाल सकता हूँ। तो उतना विश्वास खुद में तो होना ही चाहिए ना। अगर वो विश्वास है तो परिस्थिति कैसे भी होने दो, प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैम, अपन अपने लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग को कैसे अपन बिल्ड कर सकते हैं? एक तो ये बात है संजय कि नेचुरली ही निगेटिव थॉट्स हमें बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब जितना मैंने साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा है या थॉट्स के बारे में पढ़ा है, उससे ये तो पता चला है कि नेचुरली ही निगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं। पर फिर भी हमारे हाथ में कुछ है कि निगेटिव थॉट्स जब आते हैं ना, तो वहाँ पे ही अटक के नहीं बैठना है कि अरे ये निगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं, मुझे तो पॉजिटिव थिंकर बनना है वगैरह वगैरह। कुछ नहीं, जैसे थॉट्स आए वैसे जाने दो, पर जो पॉजिटिव थॉट्स आते हैं उससे पकड़ो। साइकोलॉजी में ये भी बताया जाता है कि जो थॉट आप एटलीस्ट 1 मिनट के लिए पकड़ के रखते हो, तो उस पर आप ज़्यादा फर्म होने लगते हो। तो नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं, ओ ये नेगेटिव थॉट क्यों आया, इस तरह से विचार करते करते नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचने के बजाय जो भी पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, भले ही वो कम हो, पर उससे अगर पकड़ के रखते हैं तो हम पॉजिटिव ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और हम जो जिस तरह से बोलते हैं ना संजय, तो उसमें भी हमें देखना चाहिए कि निगेटिव वर्ड्स हमें ज़्यादा हम लेते हैं कि कैसे लेते हैं। अरे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं अच्छा लगता। इसके बजाय ये अगर बोल सकते हैं ना कि अरे वो करो, मुझे ये अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम अगर खुद पे वॉच करते हैं तो पॉजिटिव जल्दी बन सकते हैं। मतलब ये बहुत छोटी चीज़ है, हाँ, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। लाइक अभी वो समझ रहे थ्रू कम्युनिकेशन। मैम, ये भी देखा है जो अभी के यूथ है वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। मतलब उनके लाइफ के गोल्स बहुत बड़े हैं कि उनको बहुत चीज़ पॉजिटिव वे में अचीव करनी है, लेकिन वो उस चीज़ पे फोकस्ड ही नहीं रह पाते हैं। या तो उनको सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, या अगर वो फेल हो गए तो वही गिव अप कर देते हैं। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है तो हमें कैसे टैकल करना चाहिए? एक तो पहली बात तो ये है कि हमें खुद पे विश्वास रखना चाहिए कि ठीक है, आज नहीं मिला है लेकिन कल मिलेगा। मतलब हम बोलते हैं ना कि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलता, पर एक दिन ज़रूर मिलता है। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए ना कि ठीक है, कुछ बातें छूट गई थी जो मुझे सक्सेस मिलने के लिए ज़रा देर लग रही है, पर वो छूटी हुई बातें अब समझ में आई है, तो हम यहाँ से आगे शुरू करते हैं। मतलब कदम पीछे लेने के बजाय और आगे किस तरह से किस डायरेक्शन में लेना है, ये अगर सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो मैम अपन फोकस्ड कैसे रह सकते हैं मतलब लाइफ में? हाँ, तो उसके लिए मैं एक बोलती हूँ कि अगर संजय ड्राइविंग सीट पे मैं नहीं हूँ, हम पीछे बैठे हैं और कोई ड्राइवर और गाड़ी चला रहा है, तो हम आसपास का पूरा नज़रिया देखेंगे, नज़ारे देखेंगे, हम फ़ोन पे बात करेंगे, हंसेंगे, या फिर अगर नींद आती है तो सो भी जाएंगे। पर मुझे बताओ कि अगर हम ड्राइविंग सीट पे खुद हो तो ये सब कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ड्राइविंग सीट पे है तो ये गाड़ी ठीक से चलाना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसके लिए उस पर फोकस रहना ही है। अगर फोकस ज़रा सा भी निकल जाता है तो खाई में गिरने के चांसेस है। ड्राइविंग सीट पे आप हो और देखते हो कि कितनी अच्छी दरिया है वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे गिर जाओगे। तो ये भी खुद की जिम्मेदारी अगर खुद लेते हैं ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अभी कैसे होता है कि जिम्मेदारी बहुत बार मैंने देखा है, जब कॉलेज स्टूडेंट्स में भी जाती हूँ तब भी मैंने देखा है कि जिम्मेदारी हम कहाँ पे छोड़ते हैं। हाँ, मेरे माँ बाप ऐसे हैं, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, ये राजकीय लोग ऐसे करते हैं, एटमॉस्फेयर या बाकी सारी परिस्थितियाँ वैसी हैं। अरे ब्लेम दूसरों के लिए करने के बजाय हम ये अगर सोचते कि हम क्या कर सकते, परिस्थिति जैसी है वैसी है, उसमें हम शायद ज़्यादा बदलाव नहीं ला सकते, पर हम कुछ कर सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में भी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो हो सकते हैं ना, और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं वहाँ पे।
मतलब लोगों पे ब्लेम नहीं डालने से हाँ। खुद से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा Yes. रखेंगे तो अपन कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हाँ, रहेंगे। और जिम्मेदारी खुद की खुद ही लो। राइट। सो मैम, आज के यूथ को आप ऐसी कौन सी एडवाइस देना चाहते हो कि उन्होंने ये चीज़ तो अपने लाइफ के अंदर अप्लाई तो करनी ही चाहिए, ताकि वो ऐसे मेंटल स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन में नहीं जा सकते, बल्कि अपने लाइफ को फोकस कर सकते हैं या सक्सेसफुल उसको बना सकते हैं। इसके लिए मैं एक बात बोलूँगी, मुझे बताओ संजल कि एक शुरू के एक 20-22 साल तो पढ़ने में जाते हैं, राइट। हाँ, उसके बाद के एक 30 या 40 साल जॉब करने में या प्रोफेशन अपना जो भी कोई बिजनेस वगैरह हो वो करने में जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हमें जो जिंदगी मिली है वो एजुकेशन के लिए और प्रोफेशन करने के लिए मिली है, बिल्कुल ही नहीं है। हमें जिंदगी तो जीने के लिए मिली है। तो ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन खुद का जीवन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अगर हम सोचते हैं तो इस तरह से खुद को हार्म करने में हम कभी भी नहीं जाएंगे, ना ही मेंटली ना ही फिजिकली। तो ये बातें होंगी, लेकिन मुझे ज़िंदगी मेरी तरह से जीना है, पूरा उस रेसिंग में ही लगा देना है, ऐसा नहीं है। ये भी अगर वो सोचते हैं और दिमाग में अच्छी तरह से फिट बिठाते हैं तो डेफिनेटली वो स्माइलिंग की मतलब स्माइलिंग फेस लेके सक्सेसफुल होंगे। ओके, लाइक टेंशन कम लेना चाहिए और खुद पे फोकस करना चाहिए। मैम, और एक क्वेश्चन है कि लाइफ में मोटिवेटेड रहना इम्पोर्टेंट है, मतलब एक डिसिप्लिन जो होता है कि ये जो मेरी लाइफस्टाइल है, अगर मैं वो डिसिप्लिन पे चलूँ तो वो ज़्यादा मुझे यूज़फुल रहेगा कि मैं मोटिवेटेड रहूँ कि मुझे ये चीज़ करना ही करना है, कि वो इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत अच्छा सवाल है। मैं खुद तो ये बोलती हूँ कि डिसिप्लिन रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोटिवेशन ऐसी बात है कि अगर कोई खिलौने को चाबी नहीं देता है तो वो खिलौना बंद पड़ जाता है। उस तरह से मोटिवेशन का होता है कि उसके लिए हमेशा हमेशा मोटिवेटेड बातें कुछ तो भी आनी चाहिए दिमाग में, और हर बार ऐसे नहीं होगा ना। पर अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो मोटिवेशन हो या ना हो, बाकी की परिस्थिति आपके साथ हो या ना हो, आपका डिसिप्लिन आपको सक्सेस की ओर ले ही जाएगा। सो बी डिसिप्लिन्ड, मतलब डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग मोटिवेटेड। एंड मैम, और एक होता है ना व्हाट इफ, कि मतलब अगर मैंने ये चीज़ किया तो लोग क्या सोचेंगे, व्हाट इफ अगर मैं ये स्टेप लूँगा तो मेरी लाइफ आगे क्या टर्न लेगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग सभी व्हाट इफ का जो एक टर्म है उसमें फंस चुके हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे टैकल कर सकते हैं? इसके लिए मैं बोलूँगी कि उनका भी नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, पर वो नर्स थी और ऐसे वार्ड में थी जहाँ पे अक्सर ऐसे ही पेशेंट आते थे कि जिनकी डेथ होने वाली सर्टन है। तो उन्होंने एक बुक लिखी है 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। सो उसमें फर्स्ट रिग्रेट यही लिखा है, डेथ बेड पे जब लोग होते हैं ना तब उन्हें लगता है कि अरे मैंने लोगों की बहुत ज़्यादा परवाह की, खुद की कभी सुनी ही नहीं। तो अगर हमें ये रिग्रेट्स बाद में होते हैं, ये अभी पता चला है और हमारे हाथ में बहुत कुछ है, तो ये रिग्रेट हमें उस टाइम नहीं लेना है ना। तो इसलिए लोगों की परवाह छोड़ के हमारी आइडियाज़ क्लियर रख के, हमारे कंसेप्ट्स क्लियर रख के हमें जिस तरह से जीना चाहिए उस तरह से रह सकते हैं। मैम, वैसे ये भी चीज़ पता चलता है ना कि लोग है ना फेलियर से बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन आई पर्सनली फील कि उनको रिग्रेट से बचना चाहिए। तो मैम, आप इस चीज़ पे यूथ को कैसे गाइड कर सकते हो कि फेलियर इज़ ओके, तो आप सक्सेसफुल बनोगे या तो फेलियर बनोगे, लेकिन रिग्रेट्स कभी लाइफ में नहीं होने चाहिए। तो इस चीज़ पे आप कैसे लोगों को गाइड करें? कैसे होता है पता है संजय, कि अगर फेल होते भी हैं ना तो नेक्स्ट चांस है कि अगर हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं, सही डायरेक्शन में करते हैं तो सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। पर रिग्रेट ये बात ऐसी है ना कि जो खुद में ही हो जाती है और कोई उसमें सहायता करता भी नहीं है, क्योंकि हम ठीक से बता भी नहीं पाते ना कि इस वजह से मुझे रिग्रेट हो रहा है, या फिर आप मुझे कुछ काउंसलिंग करो वगैरह वगैरह, हम बोल भी नहीं पाते। तो अंदर ही अंदर घुसमट सी हो जाती है, तो वो ठीक बात नहीं है। इसलिए अगर फेल्यूर को हम सक्सेस में ला सकते हैं तो रिग्रेट किस बात का, और पहले से ही हम डिसीजन सही तरीके से लेते हैं तो रिग्रेट की कोई गुंजाइश होगी भी नहीं। सो फेल्यूर इज ओके रेदर देन रिग्रेट। राइट मैम, एक चीज़ मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि समझो कोई बच्चा कोई प्रॉब्लम से जा रहा है एंड इफ़ ही और शी नीड्स अ कंसल्टेंट, तो वो अपने पेरेंट्स को बता ही नहीं सकते कि यार मुझे ये बहुत ओवर थिंकिंग वगैरह हो रहा है, तो आई नीड टू मीट अ साइकोलॉजिस्ट। और कहीं ना कहीं अगर बच्चे ने ये चीज़ अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करी कि मुझे एक प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए, तो मतलब पेरेंट्स बहुत उसको अलग वे में रिएक्ट करते हैं कि बाबा मेरे बच्चे को ऐसा क्या हो गया। तो अगर किसी कंसल्टेंट के पर अपन जा रहे हैं तो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग।
तो ये चीज़ या तो बच्चों को भी समझनी चाहिए और पेरेंट्स को भी इसमें सपोर्टिव रहना चाहिए। तो आप Yes. ऐसा क्या मैसेज उन पेरेंट्स को देना चाहते हैं? बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ संजल इस बारे में। पहले क्या होता था कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जॉइंट फैमिलीज होती थी, गांव के लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहचानते थे, तो उनकी गपशप भी इतनी अच्छी तरह से हो। तो काउंसलिंग अभी जो जिसे हम काउंसलिंग करते हैं ना, तो उस तरह का काउंसलिंग पहले इन गपशप में ही हो जाता था। हर किसी को पता रहता था कि कौन प्रॉब्लम कैसे किस तरह से फेस कर रहा है, तो वो एक दूसरे की मदद करते भी थे। पर दुर्भाग्य से अभी उस तरह से नहीं है ना, कि जैसे मैंने कहा कि फैमिली के 4 लोग हैं तो वो भी ठीक से एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हैं। तो इसीलिए अभी इस तरह के स्पेशलिस्ट जो हैं, काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट, उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह से जिस इजीली हम बोलते हैं ना कि मेरी आँख दुख रही है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, या हाथ दुख रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा, उसी तरह से हमें बोलना चाहिए ना कि मेरा मन भी दुख रहा है, मेरा दिमाग दुख रहा है, मुझे किसी की हेल्प लेनी चाहिए। तो वो इजीली लेनी चाहिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। और मुझे तो ये भी लगता है आगे आने वाले कुछ सालों में शायद ये भी प्रोफेशन इतना बड़ा हो जाएगा और शायद बाकी लोग भी बहुत अच्छी तरह से बोल सकेंगे कि यस मुझे साइकोलॉजिस्ट की तरफ जाना है करके। सो दैट्स मतलब वो बहुत सिंपल चीज़ है, उसका हमने ही कुछ ऐसे दिमाग में उलट सुलट लाना ज़रूरी नहीं है। थैंक यू सो मच मैम। आपने जो कैंडिड टॉपिक्स को आपने जो हाईलाइट किया है, या आपके वे में उसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो थैंक यू सो मच मैम। वेलकम संजल, थैंक यू।